Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th April 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. अच्छा, आज का डिस्कशन लेने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ. आप सब ने कई सारे लोगों ने आंसर सबमिट किया है इवैल्यूएशन के लिए. आप में से लगभग 50-60% लोगों का आंसर चेक होकर के मिल भी गया है. कुछ लोगों का बाकी भी है. पहले दिन का ही आंसर अभी चेक होकर के रिवर्ट होना बाकी है. देखिए, हमारी पूरी टीम लगी है. 15-16 लोगों का इवैल्यूएटर्स का टीम लगा हुआ है चेक करने के लिए. अभी बिल्कुल पहला दिन है. ऐप में सब लोग अभी उतना कंफर्टेबल हुए नहीं है, इसलिए वक्त लग रहा है. थोड़ा पेशेंस रखिए, पैनिक मत होइएगा. सबका आंसर चेक होकर के मिलेगा. सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है. सो पैनिक मत होइए. स्टार्टिंग का टाइम है, सब लोग सेटल हो रहे हैं, चेक होकर के मिलेंगे आंसर्स. So first article is about heat waves. This topic is important from our syllabus GS paper 1 geophysical phenomena point of view. करंट न्यूज़ देखते हैं. देखिए, हाल फिलहाल में नवी मुंबई में 13 लोगों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक्स, बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स. तो इस साल हीट वेव के कंडीशंस देखे जा रहे हैं एंड सच कंडीशंस आर अनप्रेसिडेंटेड. इस तरह के कंडीशंस हीट वेव के पहले इन जनरल नहीं देखे जा रहे थे. फरवरी महीने में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी as compared to the other years. March was relatively cooler and again आप देखिए अप्रैल से देश के कई सारे कोनों में हीट वेव्स के कंडीशंस बने हुए हैं. और इस साल समर इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सट्रीमली हॉट एंड सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग मल्टीपल स्पेल्स ऑफ हीट वेव. और हीट वेव के कारण हीट स्ट्रोक्स के केसेस भी कई सारे सामने आ रहे हैं. हीट स्ट्रोक क्या होता है? Heat stroke is a medical condition where body is overheated because of exposure to high temperature. That is a medical emergency that requires prompt medical attention. इसमें होता क्या है? बॉडी गेट extremely exhausted and fatigue महसूस होता है, dizziness होता है, headache होता है, nausea, vomiting, hypotension, ये सब चीज़ें हो सकती हैं. इन some extreme cases डेथ भी हो सकती है, जैसा कि इस केस में आपने देखा नवी मुंबई में 13 लोगों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक्स कॉज्ड बाय हीट वेव्स. तो हीट वेव आखिर होता क्या है? जैसा कि हमने पहले भी देखा, इज़ अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर वेयर द टेम्परेचर इज मोर देन नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर. IMD के हिसाब से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से, प्लेन एरियाज़ में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है उससे ऊपर हो जाए तो उसको हीट वेव का कंडीशन माना जा सकता है. जबकि हिली एरियाज़ में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो उसको हीट वेव की कंडीशन कही जाती है. सीवियर हीट वेव कंडीशन इज़ व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ बियॉन्ड 47 डिग्री सेल्सियस. अभी सवाल ये उठता है कि इस साल हीट वेव्स इंटेंस तरीके से क्यों विटनेस किया जा रहा है इंडिया में? तो उसके पीछे मुख्य कारण है ला नीना फेज का ख़त्म होना और एल नीनो फैक्टर का धीरे धीरे शुरुआत होना. ये ला नीना और एल नीनो दोनों को मिलाकर के हम लोग एनसो फैक्टर कहते हैं. एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन फैक्टर, जिसको डिटेल में मैं करा चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही 4-5 दिनों पहले. इस पर हमने एक प्रैक्टिस मेंस क्वेश्चन भी किया है, तो आई डोंट थिंक हमें उस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत है, बट आई होप आपको याद होगा. ला नीना फैक्टर में नॉर्मली मानसून अच्छा होता है इंडिया में और गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं होती है. बट एल नीनो फैक्टर में मानसून जो है डिले हो जाएगा, मानसून जो है वीक पड़ जाएगा. उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी ड्राइनेस आएगा और उसके अलावा आप देखोगे इंडिया के अंदर मानसून कमज़ोर होगा, उसके साथ साथ गर्मी भी थोड़ी सी बढ़ सकती है. और वही हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में. बिकॉज ऑफ द एंड ऑफ लानीना फेज एंड बिगिनिंग ऑफ एल नीनो फेज दिस ईयर इट इज़ एक्सपेक्टेड कि स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स विल किक इन. अभी सवाल ये उठता है, अगर आप ये हीट वेव का मैप देखें तो आपको पता चलेगा कि मुंबई में तो इतना ज़्यादा गर्मी है भी नहीं. आप देखो, मुंबई में तो इतनी गर्मी थी भी नहीं. वहाँ पे क्यों हीट वेव से लोगों की डेथ हुई है? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस पर सवाल पूछा जा सकता है. UPSC ने ऑलरेडी एक सवाल पूछा है मेंस में ज्योग्राफी में कि दिल्ली और मुंबई में जब एक तरीके का ट्रैफिक है, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में उन्होंने कंपैरिजन किया, एक तरीके का ट्रैफिक है और एक तरीके का ही लगभग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, फिर भी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा क्यों है जबकि मुंबई में और कोलकाता में इतना नहीं है? उसके पीछे मुख्य कारण है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट लीडिंग टू टेम्परेचर इन्वर्जन इन विंटर्स. ठीक है, वहाँ पे डेविएट नहीं होते. मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, वैसे ही ये सवाल पूछा जा सकता है इस साल
कि जब हीट वेव्स के ज़्यादा केसेस नॉर्थ इंडिया में देखे जा रहे हैं, तब भी हीट स्ट्रोक से डेथ कोस्टल रीजन में क्यों होती है, जबकि कोस्टल रीजन में तो इतनी गर्मी है भी नहीं। कोस्टल रीजन में तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है, बिकॉज ऑफ मेरी टाइम ऑफ क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द ओशन, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता नहीं है। बट कोस्टल रीजन में एक दूसरा फैक्टर पिक्चर में आ जाता है, वो होता है ह्यूमिडिटी। एक्सेसिव ह्यूमिडिटी होने के कारण होता क्या है कि आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने के कारण हमारे बॉडी से निकलने वाला स्वेट जो है वो इवेपोरेट नहीं होता, और जब स्वेट इवेपोरेट नहीं होता है तो हमारी बॉडी कूल डाउन नहीं होती, और इसी कारण से होता टेम्परेचर भले 30 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन इट फील्स लाइक 45 और 47 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली हाई मॉइस्चर। देखिए, पसीने का इम्पोर्टेंस समझिए। अगर आपके एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ का मॉइस्चर कम है, ठीक है, तो आपके बॉडी पे पसीना आएगा और ये पसीना जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा आसपास के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वहाँ का मॉइस्चर कम है। जब ये इवेपोरेट होगा आपके स्किन से, तो आपके बॉडी के स्किन से थोड़ा सा टेम्परेचर लेकर के इवेपोरेट होगा, क्योंकि इस लिक्विड फॉर्म से इसको इवेपोरेट होने के लिए थोड़ा टेम्परेचर चाहिए। तो जब जब पसीना इवेपोरेट होगा, जब जब ये स्वेट इवेपोरेट होगा, इट विल कूल डाउन आवर बॉडी। तो स्वेटिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ह्यूमंस के बॉडी के अंदर, इसका मेन पर्पस ही है बॉडी को कूल डाउन करना। और इस तरीके से नॉर्मली हमारी बॉडी कूल डाउन होती है व्हेन वी डू हार्ड वर्क। लेकिन होता क्या है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, आप देखो जैसे ये कोस्टल एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, ऐसे जगहों पे होता क्या है कि आसपास के बाहर का मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी पे इस तरीके का स्वेट आया तो, लेकिन स्वेट इवापोरेट नहीं हो पा रहा। जब इवापोरेट नहीं हो पा रहा है तो बॉडी के अंदर जनरेट होने वाली हीट बिकॉज ऑफ सच फिजिकल एक्टिविटी वो बॉडी के अंदर ही रह जा रही है, क्योंकि मॉइस्चर, ये जो स्वेट है इवेपोरेट होता तब तो ये अपने साथ हीट लेकर के जाता, तब तो अंदर के बॉडी का जो हीट है वो रेडिएट होता। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और जिस कारण से धीरे धीरे बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट महसूस होता है, जबकि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन बॉडी को फील होगा अबाउट 45-47 डिग्री सेल्सियस। एंड दैट इज़ हाउ आप देखो कोस्टल एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण, इवन व्हेन टेम्परेचर इज़ लो, द केसेज ऑफ सन स्ट्रोक्स आर देयर। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। यहाँ पे ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। आपने ज़रूर स्कूल बेसिस पे साइंस में पढ़ रखा होगा। इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ दिया है हमने, जैसा कि हमने प्रैक्टिस कंटिन्यू किया है, शुरू किया है कि एक आंसर मैं खुद लिख करके दूंगा आपको, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन का तरीका सिखाने के लिए या लैंग्वेज सिखाने के लिए, बाकी 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे। तो एक क्वेश्चन जो मैंने खुद के लिए चुना है, हीट वेव्स विल सी अ राइज इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इन 21st सेंचुरी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट एंड पॉसिबल मिटिगेशन मेथड। तो एकदम आराम से इजीली लिख सकते हैं, हीट वेव इस कंडीशन ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर। आईएमडी ने जो डेफिनेशन दिया है 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन में, 30 इन हिली एरिया एंड 47 फॉर सीवियर हीट वेव, वो लिख दिया। फिर थोड़ा सा बहुत आप मेंशन कर दीजिए कि 21st सेंचुरी में देयर इज़ rise in intensity and frequency of heat waves mainly because of accelerated global warming। तो एक आधा पॉइंट आपको प्रूव करना होगा कि एक्सेलरेटेड ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसके लिए आईपीसीसी का वो रिपोर्ट का मेंशन कर दीजिए। आईपीसीसी का रिपोर्ट कहता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा राइज नहीं होना चाहिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय 2100। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर्स के कारण अभी ही, फॉरगेट अबाउट 2100, ईयर 2100, अभी ही हमने ग्लोबल वार्मिंग प्री इंडस्ट्रियल लेवल की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस कर दिया। दैट इज़ आईपीसीसी रिपोर्ट। तो यानी कि हमने साबित कर दिया कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज 21st सेंचुरी में अब हीट वेव्स के कंडीशंस, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों में ही ज़्यादा होंगे। और अब हम दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं सवाल के। दूसरा पार्ट था सवाल का इम्पैक्ट एंड पॉसिबल मिटिगेशन मेथड। तो इम्पैक्ट में हेल्थ इम्पैक्ट लिख सकते हैं, राइजिंग केस ऑफ सन स्ट्रोक्स, इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट,
इकोनॉमिक इशूज़ लिख सकते हैं, दैट विल रिड्यूस वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग पर्पस। इन्वायरमेंटल इशूज़ लिख सकते हैं, रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर्स, निगेटिव इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जाएगा, इट विल प्रिवेंट क्लाउड फॉर्मेशन। फिर पॉसिबल मिटिगेशन मेथड, मिटिगेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसमें आप अलग अलग सेगमेंटेशन कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, पेरिस क्लाइमेट डील को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करना। नेशनल लेवल पे फोकस ऑन अटेनमेंट ऑफ पंचामृत गोल सेटअप बाय इंडिया एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 ग्लासगो, मेकिंग मिशन लाइफ ए मास मूवमेंट। इंडिविजुअल लेवल पे अडॉप्ट क्लाइमेट रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर या इन्वायरमेंट रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर लिख सकते हैं। और इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या इंडस्ट्रीज कर सकती हैं, दे कैन स्विच टू क्लीन एनर्जी एंड इनोवेट कूलिंग सॉल्यूशंस। और इस तरीके का कुछ कंक्लूजन लिख दिया। रिड्यूसिंग हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम हीट वेव इज़ अर्जेंट रिक्वायरमेंट। इसके लिए वी शुड फोकस ऑन अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, लो कॉस्ट हेल्थ सॉल्यूशन एंड इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस, ऐसा लिख सकते हैं टू कॉम्बैट द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स। हो गया ये आंसर। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गिग इकोनॉमी। This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. गिग इकोनॉमी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया है, तो देखिए, ग्रोफर्स तो आप जानते होंगे, जोमेटो की कंपनी है जो बेसिक सामान, जो खाने पीने की और बेसिक सामान है वो घर पे डिलीवरी करती हैं, ई मार्केट प्लेस है। उसका अब नाम बदल करके कर दिया गया है ब्लिंकिट। अभी ब्लिंकिट के कई सारे जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ द न्यू पे आउट पॉलिसी ऑफ ब्लिंकिट, जिसमें पे आउट उनका लगातार घटाया जा रहा है। पहले उनको हर ऑर्डर का 50 रुपया मिलता था, फिर उसको घटा करके 25 कर दिया गया, अब उसको घटा करके 15 रुपये कर दिया गया है विथ डिस्टेंस बेस्ड फी कंपोनेंट। तो इसी कारण से ब्लिंकिट के जो डिलीवरी पार्टनर्स थे दे आर क्रिटिसाइजिंग द पे आउट मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी। और इस कारण से एक डिबेट है गिग इकोनॉमी को लेकर के। गिग इकोनॉमी अच्छा भी है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है हमारे देश में, जीडीपी में ऐड कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम गिग इकोनॉमी का सबसे बड़ा इशू है वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन। वो वाला डिबेट कि गिग इकोनॉमी लीडिंग टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, वो वाला डिबेट वापस से रिवाइव हो रहा है। तो एक बार ज़रा देखते हैं गिग इकोनॉमी है क्या। देखिए, विथ मोर एंड मोर फ्री मार्केट सिस्टम द लेबर मार्केट इज़ ऑल्सो विटनेसिंग अ मेजर शिफ्ट। ठीक है, अभी मार्केट ज़्यादा लिबरलाइज हो रहा है, इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया भर में। 1991 से देयर हैज़ बीन द एज ऑफ हाइपर लिबरलाइजेशन नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। सो उस कारण से धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स की संख्या बढ़ती जा रही है इन प्लेस ऑफ परमानेंट जॉब्स। इनको हम लोग कभी कभार डिलीवरी पार्टनर्स कह लेते हैं, इनको कभी कभार हम लोग प्लेटफॉर्म वर्कर्स बोल लेते हैं बिकॉज देयर आर मैनी सच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी, जोमेटो एंड सच वर्कर्स आर नोन एज प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्विगी जोमेटो वाले डिलीवरी पार्टनर ही गिग इकोनॉमी का हिस्सा होंगे। गिग इकोनॉमी को डिफाइन किया है भारत सरकार ने अंडर कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में। गिग वर्कर को डिफाइन किया है, ज़रा देखते हैं उसका डेफिनेशन है। गिग वर्कर इज़ अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न फ्रॉम सच एक्टिविटीज़ आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन। तो जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन है उससे थोड़ा अलग, वर्क फ्रॉम होम टाइप, डिलीवरी पार्टनर टाइप, ये फ्रीलांस वर्क टाइप, ये सब होंगे गिग इकोनॉमी का हिस्सा। और नीति आयोग का ये रिपोर्ट है इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। देखिए नंबर कैसे मिलते हैं मेंस में, जब तक आप किसी स्पेसिफिक रिपोर्ट का नाम नहीं कोट करेंगे, जब तक आप स्पेसिफिक डेटा नहीं कोट करेंगे, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो नीति आयोग का ये रिपोर्ट है, ये नाम है उस रिपोर्ट का, वो कहता है कि इंडिया के अंदर अबाउट 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स आर देयर एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू गो एज हाई एज 23 मिलियंस बाय 2029-30। तो राइट नाउ about 1.5% of the workforce in India are engaged into gig economy and it is expected to go up to about 6 to 7% by 2029-30. And this rise in gig economy and gig economy worker is mainly attributed to rise of a startup culture in our country. But problem क्या है गिग इकोनॉमी की? एक सबसे अच्छी बात है कि नई नई नौकरियां बन रही हैं, ठीक है, स्टार्टअप कल्चर के कारण आ रहा है तो देश की जीडीपी को भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गिग इकोनॉमी में ज़्यादातर जो नौकरियां हैं वो लो स्किल्ड हैं। यू सी लो स्किल्ड जॉब्स आर 31% एज पर नीति आयोग। कैब ड्राइवर, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स, मीडियम स्किल्ड वर्क हैं, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ये अर्बन कंपनी में ये सब आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, हाई स्किल्ड वर्क्स करने वाले काफ़ी कम लोग हैं।
तो अब दिक्कत क्या है कि लो स्किल्ड और मिडिल स्किल्ड वाले लोग जब ज़्यादा हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट कम है, तो जो इनका प्लेटफॉर्म पार्टनर है, जो ऐप पार्टनर है या टेक्निकल पार्टनर है, वो इनको एक्सप्लॉइट करता है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो गिग इकॉनमी के फ़ायदे हैं, क्रिएशन ऑफ जॉब्स ऑन मास स्केल, फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क, इजी एक्सेस टू सर्विस, प्राइस एडवांटेज फॉर कंज्यूमर, सस्ते दामों पे काम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इनकन्सिस्टेंसी इन सर्विस, पार्टनर आर्म ट्विस्टेड बाय सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब हाईली अनरेगुलेटेड, मतलब वर्कर जो सर्विस प्रोवाइडर्स उनका पे आउट जब मर्जी आए तब बदल देते हैं। आपने देखा इस केस में ब्लिंकिट ने क्या किया। डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट द सर्विस प्रोवाइडर विदाउट रिकमेंडेशन फ्रॉम समवन यू ट्रस्ट। सरकार के लिए भी चैलेंजेज है, इस तरीके का इसका इरेगुलर नेचर है ये गिग इकॉनमी का, कि इसको रेगुलेट करना भी सरकार के लिए थोड़ा कठिन है, और ये एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो कर रहा है। टैक्स इवेजन के केसेस हैं, प्राइवेसी वायलेशन के केसेस हैं, बट गवर्नमेंट इज़ येट टू फाइंड आउट ए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू रेगुलेट गिग इकॉनमी। तो चैलेंजेस फेस्ड बाय गिग वर्कर, अनरेगुलेटेड नेचर है, जॉब सिक्योरिटी है नहीं, स्किल्स उनके पास कुछ खास है नहीं। आपने देखा हाई स्किल्ड में सिर्फ 22% हैं, जिस कारण से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, और डिमांड सप्लाई मिसमैच है। डिमांड है कम, इस तरह के वर्कर्स की सप्लाई है ज़्यादा, इस कारण से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अगर गिग इकॉनमी पे सवाल आ जाए तो ये इकोनॉमिक सर्वे से हमने लिया, हर तरीके से आप देखो किस किस सेक्टर पे फ़ायदा है, नुकसान है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप देखो टेक बेस्ड कंपनियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, दे आर कोलोनाइजिंग द एंटायर सेक्टर। फूड सिस्टम में आप देखो रेस्टोरेंट्स आर लूजिंग मनी, पीपल आर एलिएनेटेड फ्रॉम फूड। पहले लोग जाकर के रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, नाउ घर से ही ऑर्डर कर रहे हैं। फूड सेफ्टी रिस्क, और पीपल जो घर से खाना बनाने का कल्चर कम हो गया, ज़्यादातर रोज़ रोज़ ऑर्डर करने का कल्चर बढ़ता जा रहा है। स्मॉल जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर आर्म ट्विस्टेड बाय दिस बिग फार्म टेक कंपनीज। लेबरर्स पे देखिए, लेबरर्स का लो वेजेज हो रहा है, जैसे इस केस में आपने देखा ब्लिंकिट वाला। एम्प्लॉय प्रोटेक्शन है नहीं, डिक्रीज इन टिप, फोर्स टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। सो दीज आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद गिग इकॉनमी। अगर बात की जाए लेबर कोड की, तो 4 लेबर कोड हैं बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ लेबरर्स। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन वेज एंड कोड ऑन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर। जो गिग इकॉनमी के लिए जो रिक्वायर्ड हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन और इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर ज़्यादा तो रिक्वायर्ड है नहीं गिग इकॉनमी के लिए। तो 2 जो कोड पर्टिनेंट हैं गिग इकॉनमी के लिए, लेबर कोड ऑन वेजेज एंड लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, दैट इज़ एप्लीकेबल ऑन गिग इकॉनमी। लेकिन कंक्लूजन में आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि इशू इज़ नॉट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर लॉज, बट इशू इज़ ऑफ इट्स पुअर इम्प्लीमेंटेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये पहला आज का प्रश्न है, क्वेश्चन है, मेंस क्वेश्चन, जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा। आप आंसर लिखिए और उसको स्कैन करके एक PDF में फिर अपलोड कीजिए, चेक किया जाएगा। हमारी टीम लगातार चेक कर रही है। ये आपको हिंट्स भी मैंने दे रखा है, वही सारे आइडियाज़। नीचे मैंने थोड़ा सा नया वे फॉरवर्ड दे दिया है कि जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको टैक्स ब्रेक या कैपिटल ग्रांट दिया जा सकता है, ताकि वीमेन एम्पावरमेंट या ओल्ड एज सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को प्रमोट किया जा सके थ्रू गिग इकॉनमी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑन सेम सेक्स मैरिज। तो सेम सेक्स मैरिज का इशू को लेने से पहले तरह LGBT कम्युनिटी को लेकर के क्या डेवलपमेंट्स हुए वो ज़रा देखते हैं। देखिए, आपको पता होगा 2014 में नालसा लॉ था, नालसा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर शुड बी ट्रीटेड एज थर्ड जेंडर फॉर द पर्पस ऑफ सेफगार्डिंग देयर राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया 2017 में, KS पुट्टा स्वामी जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का एम्बिट लगातार सुप्रीम कोर्ट बढ़ाती है अंडर सक्सेसिव जजमेंट, तो राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 दैट सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस्ड इन पुट्टा स्वामी जजमेंट इन 2017। अभी वही राइट टू प्राइवेसी बिकमिंग और फंडामेंटल राइट, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके फिर 2018 में केस लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट में, नवतेज जौहर केस, जिसमें कहा गया कि अगर प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है तो फिर प्रैक्टिसिंग होमोसेक्सुअलिटी शुड नॉट बी ए क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी अगर कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है प्राइवेट में तो दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड स्टेट शुड हैव बीन नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट दिस। पब्लिक प्लेस पे तो ऑब्सीन एक्टिविटी करना, चाहे वो होमोसेक्सुअल हो या हेट्रोसेक्सुअल हो, दोनों ही इलीगल है।
और प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट। और प्राइवेसी में होमोसेक्सुअल क्या कर रहे हैं या हेट्रोसेक्सुअल क्या कर रहे हैं, दैट शुड बी नॉट ए कंसर्न ऑफ द स्टेट। तो यानी कि पुट्टास्वामी जजमेंट, राइट टू प्राइवेसी ए फंडामेंटल राइट, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए 2018 में नौतेज जौहर केस किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि IPC 377 विच क्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी वाज डीक्रिमिनलाइज्ड। मतलब होमोसेक्सुअलिटी की प्रैक्टिस अब एक क्रिमिनल ऑफेंस हमारे देश में नहीं है। कानून के नज़रों में होमोसेक्सुअलिटी इज़ नो लॉन्गर ए क्रिमिनल ऑफेंस। हाँ, वो बात अलग है कि सोशल ऑफेंस तो अभी भी माना ही जाता है, सोसाइटी में अभी भी प्रोसिक्यूशन होता ही है ऐसे लोगों का जो दे आर फाउंड आउट टू बी होमोसेक्सुअल, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट लीगली इट इज़ नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। नेचुरल सी बात है कि जब होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो अब LGBT कम्युनिटी के लोग नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिमांड रखेंगे, दैट इज़ टू गिव रिकॉग्निशन टू सेम सेक्स मैरिजेस। तो अब सेम सेक्स मैरिज का प्रश्न उठ करके आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन देने के खिलाफ है हमारी सरकार। हमारी सरकार का कहना है कि देखिए, भारत का जो ट्रेडिशन है वहाँ पे मैरिज का डेफिनेशन इज़ ओनली बिटवीन बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वेमेन, एंड सेम सेक्स मैरिजेज को मैरिज का रिकॉग्निशन देना वुड क्रिएट हैवॉक इन सोसाइटी, ऐसा भारत सरकार का कहना है। लेकिन दुनिया भर में अगर देखा जाए तो कम से कम 33 ऐसे देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन दिया हुआ है, इंडिया इंक्लूडेड। और भी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिजेस को प्रिवेंट किया है, और कई सारे ऐसे देश हैं हु हैव टॉक्ड नथिंग अबाउट सेम सेक्स मैरिजेस। तो इंडिया में अब सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल चल रहा है कि सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्निशन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप जानते हैं, मिनिमम 5 जजेस का बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी मामले पे अगर कोई एम्बिग्विटी हो तो उस पर चर्चा करती है, डिस्कशन करती है और फैसला सुनाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ करेंटली हियरिंग ऑन द सेम सेक्स मैरिज इशू। सरकार का रिस्पॉन्स क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने कि ये जो सेम सेक्स मैरिज का डिमांड है, इट इज़ हाईली अर्बन एंड एलिटिस्ट डिमांड। ये कुछ लोग हैं, मामूली संख्या में लोग हैं, अर्बन कल्चर बहुत ही ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन हो गए हैं, एलिटिस्ट माइंडसेट है इनका, और ये पूरे इंडियन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इट इज़ अगेंस्ट सोसाइटल वैल्यूज़। तो फिर जो लिटिगेंट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं अभिषेक मनु सिंघवी, अ वेल नोन लॉयर। उनका कहना है सोसाइटल वैल्यूज़ कैन नॉट बी अलाउड टू ट्रम्प प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ कैन नॉट बी ओवर रिडन बाई एनी सोसाइटल वैल्यू। कॉन्स्टिट्यूशन इज अबोव एनी सोसाइटल वैल्यू। स्टेट कैन नॉट परमिट ए हायरार्की। स्टेट ऐसा नहीं कह सकता कि हेट्रोसेक्सुअल्स के लिए ये पर्टिकुलर लॉ है, हेट्रोसेक्सुअल्स के मैरिजेस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, होमोसेक्सुअल्स को नहीं करेंगे। स्टेट कैन नॉट क्रिएट सच काइंड ऑफ हायरार्की जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। ये सब आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं लिटिगेंट्स ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एथिक्स पर्सपेक्टिव से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैटर सच एज द वन अंडर कंसिडरेशन विल बी बेटर टू डील विथ द इशू इन एन इंक्रीमेंटल मैनर एंड अलाउ सोसाइटी एंड द पार्लियामेंट्स परसेप्शन टू इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में या इस तरह के प्रोग्रेसिव मामलों में हमें चेंज लाने की ज़रूरत है, लेकिन एक एब्रप्ट या रिवॉल्यूशनरी चेंज की नहीं, इंक्रीमेंटल चेंज की, धीरे धीरे चेंज लाने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे समाज का और पार्लियामेंट का परसेप्शन बदलेगा वैसे वैसे धीरे धीरे बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्टेटमेंट है इसका एप्लीकेशन ज़रा देखिए, अगर आप एथिक्स ने आपने अभी तक पढ़ा हुआ है तो एथिक्स एंड लॉ पे सवाल अक्सर आता है। पिछले साल भी पहला ही प्रश्न था एथिक्स एंड लॉ पे सवाल कि दोनों में क्या रिलेशन है। एथिक्स एंड लॉ का जो सबसे कॉमनली अंडरस्टूड रिलेशन है वो ये है कि एथिक्स एक्ट्स एज ए बेस व्हाइल लॉ एक्ट्स एज ए सुपर स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है, यानी कि कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड या वैल्यूज जो समाज एथिकल मानता है, उस लाइन में अगर कानून बनाया जाए तो लोग उस कानून को भी मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्डर करना, रेप करना, ये समाज अनएथिकल मानता है, तो इस तरह के जब कानून बनाए गए कि मर्डर विल बी ए क्राइम, लीगल क्राइम, रेप विल बी ए लीगल क्राइम, तो वो कानून जो है उसको भी लोग लार्जली फॉलो करते हैं। तो एथिक्स एंड लॉ आर कंसिस्टेंट, एंड एज लॉन्ग एज ए लॉ इज इन लाइन विथ द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ ए सोसाइटी, इट इज़ प्रैक्टिस्ड, इट इज़ फॉलोड,
complied by the people of that society. अब जरा सोचिए, हाउ टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन ए सोसाइटी इन लाइन विथ प्रोग्रेसिव आइडिया, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होगा कि लॉ और एथिक्स दोनों ही आउटडेटेड हैं, रेग्रेसिव हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखिए, कोई कानून नहीं है जो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन दे, और एथिकल स्टैंडर्ड भी हमारे समाज का सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यू किया है कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज हमें करना होगा इन लाइट ऑफ हायर ह्यूमन प्रिंसिपल्स। लेकिन कैसे करें? इंक्रीमेंटल चेंज, धीरे धीरे करेंगे। तो अब जब एथिक्स और लॉ दोनों ही थोड़ा रिग्रेसिव हो एंड इट अपीयर्स टू बी इनकंसिस्टेंट फ्रॉम लिबरल ह्यूमन पर्सपेक्टिव, तो उस केस में प्रोग्रेसिव चेंज कैसे लाया जाए? तो उसके दो तरीके हैं। ये लॉ है और एथिक्स है, दोनों ही आउटडेटेड हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द लिबरल पर्सपेक्टिव। तो आप एक नया कानून बना दीजिए विच इज़ इन लाइन विद द लिबरल ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव। और नया कानून जब आप बनाएंगे जो लिबरल ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव के इन लाइन है, लेकिन समाज का एथिक्स तो जैसा था वैसे ही रहेगा, तो देयर विल बी एन इनकंसिस्टेंसी in the transition phase, and that inconsistency will lead to some protest and non compliance। कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को कन्विंस कीजिए और उनका एथिकल स्टैंडर्ड शिफ्ट कराइए, कंसिस्टेंसी लाइए, अपने आप कंप्लायंस बढ़ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है सती रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829। आप देखो, सती हमारे समाज में प्रैक्टिस भी हो रहा था, यानी कि एथिकल भी था, और उसको रोकने के लिए कोई कानून भी नहीं था, राइट, कि सती को इलीगल डिक्लेयर किया जाए। फिर विलियम बेंटिक के एफर्ट्स के बाद सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि नहीं, सती इज़ एन अनएथिकल या इनह्यूमन प्रैक्टिस अगेंस्ट द ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल। तो उन्होंने कानून बना दिया, सती रेगुलेशन एक्ट 1829। कानून पहले बना दिया और समाज का एथिक्स जो है वो सती के फेवर में ही था। तो कानून वाज प्रोग्रेसिव बट एथिक्स वाज स्टिल लिटिल रेग्रेसिव, एंड दैट लेड टू इनकंसिस्टेंसी, एंड दैट लेड टू अ लॉट ऑफ chaos, conflict, protest in the transition phase. But over a period of time, as a result of Raja Ram Mohan Roy efforts and all, slowly the ethics also shifted, and law and ethics both became more progressive and consistent with each other, and that led to compliance. एक तरीका तो ये हो सकता है, और दूसरा तरीका हो सकता है प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में मूव करने का, कि धीरे धीरे एथिक्स को शिफ्ट कराइए, अपने आप धीरे धीरे लॉ को भी शिफ्ट कराइए। और वही कह रही है सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर केस में कि ये एक प्रोग्रेसिव आइडिया है, इसको लाना चाहिए, सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बट ओनली इन एन इंक्रीमेंटल मैनर, धीरे धीरे, ना कि सडन शिफ्ट। आप देखो, आप ट्रिपल तलाक के केस में भी सरकार ने यही किया, कानून बना दिया सीधा सीधा। कई सारे लोगों ने बीच में प्रोटेस्ट किया कि नहीं, ये अनएथिकल है, हमारे पर्सनल लॉ के अगेंस्ट है। धीरे धीरे एथिक्स शिफ्ट हो गया और कंसिस्टेंसी आ गई। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस क्वेश्चन दिया हमने, आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। इसके लिए हिंट्स भी मैंने दे दिया है, सब कुछ दे दिया। ये 15 मार्कर का सवाल है, या गलती से यहाँ पे 10 मार्कर लिख दिया हमने, 15 मार्कर का सवाल है। इसको आप अटेम्प्ट कीजिए 15 मार्कर के लिए, और आप सबमिट कीजिए आंसर, इसको चेक किया जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल बन सकता है ये एथिक्स पेपर में। सब कुछ मैंने लिख दिया। कंक्लूजन भी, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि कंक्लूजन किस तरीके का लिखना है, तो मैंने कंक्लूजन भी लिख करके दे दिया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम हिंट्स। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जेसी बोस साहब। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इजराइल की टेल अवीव यूनिवर्सिटी ने हाल फिलहाल में रिसर्च करके बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी स्ट्रेस के टाइम में, जब उनको काटा जाता है तो स्ट्रेस के टाइम में वो भी रोते हैं। दे रिलीज साउंड इन अल्ट्रासोनिक रेंज व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस। अब ये न्यूज़ जैसे ही तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने दिया, दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी कि वाह, क्या एक नया रिसर्च आ गया इन प्लांट फिजियोलॉजी, बायोफिजिक्स। बट इंडिया के अंदर हमारे इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस साहब ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट बहुत पहले करके इस तरह की बातें कह दी थी। ही हैड डन ए लॉट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन प्लांट फिजियोलॉजी एंड देयर एबिलिटी टू फील प्लेजर एंड पेन। जेसी बोस साहब 1858 में इनका जन्म हुआ। इनकी दो इम्पॉर्टेंट वर्क, फर्स्ट, he created wireless telegraphy and demonstrated first ever wireless transmission of microwave that could be seen as beginning of mobile phones। एक तो उन्होंने वो बनाया। दूसरा, he showed that plants produced electrical signal in response to stimuli। that was his biggest contribution in biophysics। लेकिन उन्होंने अपने किसी भी वर्क के लिए कभी भी पेटेंट नहीं कराया, because he never wanted to commercialize his research in science। और अनफॉर्चुनेटली इनको इतने सारे महान काम के बावजूद भी कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ही डिज़र्व दैट।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये है आज के दिन का फॉर्डर कंटेंट हीट वेव से और गिग इकोनॉमी से रिलेटेड। और ये कल का प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन था। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।